तो हम लोग आज बैक ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो अब तक पूछ चुका है। तो टेस्ट में जो हेलो गुड आफ्टरनून, जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उनको एक एक करके देखते हैं क्या क्या सवाल आए हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो है आकाशगंगा वर्गीकृत किया गया है। अब एक आकाशगंगा जो है वो एक्चुअली में गैलेक्सी होता है जिसके चारों ओर बीच में एक ब्लैक होल होता है और इसके चारों ओर बहुत सारे तारे सर्पिलाकार मार्ग में तारे, गैस, धूलकण ये सब लगातार जो है घूमते रहते हैं। अब ये जो घूमते रहते हैं इसलिए यहां पे सवाल आ गया कि आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। तो यहां वर्गीकृत किया गया है तो हो जाएगा आंसर सर्पिलाकार गैलेक्सी के। ठीक है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अब देखिए, जो हमें सूर्य का प्रभामंडल दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है। यहां पूछा पहला स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पश्चात कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में, पश्चात मेघों के हिमस्फटिकों में, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। देखिए, जो मेघ होते हैं या बादल जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौसम जो संगठन है बादलों को कई वर्गीकृत कई रूपों में किया है। उनमें तीन प्रमुख होते हैं, एक तो स्तरीय होते हैं, एक पच्छाव होते हैं और एक कपासी होते हैं। ठीक है, स्तरीय मेघ काफी ऊंचे होते हैं और इनसे वर्षा नहीं के बराबर होती है। पच्छाव मेघ पक्षी के पंख की तरह होते हैं और कपासी जो होते हैं ये रुई के धुने हुए कपास की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो जो पच्छाव मेघ जो होते हैं इनमें चूंकि ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान ठंडा होता जाता है तो इसमें हम कई हिम के कण भी पाए जाते हैं। अब इन्हीं कणों के कारण जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश वो टकराता है तो अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण जो है हमको सूर्य का प्रभामंडल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे तीन तरह के बादल होते हैं, स्तरीय, पच्छाव, कपासी। कपासी जो बादल होते हैं वो सबसे नीचे पाए जाते हैं और ज्यादातर वर्षा कपासी मेघों के कारण होते हैं। तीसरा सवाल है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी स्थित है तो सबसे पहले सूर्य के बगल में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है। तो यहां पर पूछ रहा है कि पृथ्वी स्थित है तो इधर हो गया शुक्र और इधर हो गया मंगल। तो मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है। ठीक है, तो आ जाएगा शुक्र और मंगल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्का है। ठीक है, अब ये उल्का क्या है, तो होता क्या है कि मंगल और बृहस्पति, ये मार्स है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कई क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और ये क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में मौजूद, जैसे अन्य ग्रह घूमते रहते हैं उसी तरह से ये क्षुद्र ग्रह भी पूरे सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि यहां से निकलकर पृथ्वी जहां पर है पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो यहां घर्षण, वायुमंडल के घर्षण से टकराते हैं, तब तो उनको हम लोग कहते हैं उल्का। ठीक है, तो यहां पूछा कि उल्का क्या है। तीव्र गति से चलता तारा तो नहीं, वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। ठीक है,
तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर अंतरिक्ष से कहां आ रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आंसर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो यहां ध्यान रखना होगा हमें कि जिस जिस देशों से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है उसको एक बार सरसरी निगाह से याद रखेंगे तो हम पाएंगे इस कि कर्क रेखा जो है चाड देश जो है, चाड, वहां से होकर डायरेक्ट गुजरती है। इसके अलावा अन्य जो कंट्री हैं उनसे होकर जब इसको देखेंगे तो नहीं मिलेगा था। चाड देश यहां क्लियर। ये मैपिंग का काम है, मैप थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। अब आप लोग जानते होंगे कि जलडमरू मध्य क्या होता है, एक संकरा भाग होता है स्थलों का, और इस तरफ सागर और इस तरफ सागर, ठीक है। और ये छोटा सा स्थल का संकरा भाग होता है। सागर यहां से जहाजें गुजरती हैं, सटा हुआ पार्ट नहीं होता है। अब ऐसा कहां कहां स्थिति है, मैप में देखेंगे यहां पर है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट जो है यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, मलक्का, मलक्का नहीं होगा क्योंकि मलक्का जो है एशिया में है, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है। फ्लोरिडा भी नहीं होगा, उत्तरी अमेरिका के पास है। सबसे आंसर इसका होगा बेरिंग। बेरिंग कहां पर है, मैप में देखते हैं जरा। ये देखिए यहां पर है, देखिए यहां पर जो है ये बेरिंग है और यहीं से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है, तो यही सबसे नजदीक है। तो ये कहलाएगा कौन सा, बेरिंग जलडमरू मध्य। आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि भूपटल के टुकड़े मेंटिल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहां पर कई सिद्धांत के नाम दिए हैं, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पेंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो यहां आंसर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, क्योंकि यही एक सिद्धांत है जो बताता है हमें कि एक लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं और ये लिथोस्फेरिक प्लेट मेंटिल के दुर्बलता मंडल में तैरते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं। और यही और इनमें निरंतर गति रहता है। और ये जब तैरते रहते हैं तो आपस में जब टकराते हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है। ये पूरा एक सिद्धांत है जो बताता है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में कैसे तैरते रहते हैं, धीमी गति से प्रवाहित होते रहते हैं। ये हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहां पूछ रहा है कि कौन सी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व है। देखिए चट्टानों का घनत्व जो है वो दो तरह से देखा जाता है। अगर अम्लीय लावा के जमने से बना कोई तो उसका घनत्व कम होगा, और अगर क्षारीय लावा से जमकर बना है कोई चट्टान तो इसका घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस जितने भी चट्टान है, ओलिवाइन, पायरोक्सिन, ये सब अम्लीय चट्टानों के जमने से बनते हैं। लेकिन जो बेसाल्ट चट्टान होता है वो जो पतला और क्षारीय लावा के जमने से बनता है, तो ये चट्टान में घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? एक कांकागुआ चिली में है, फिर एक कोटोपैक्सी और एटना इटली में है, और फ्यूजियामा जापान में है। कौन कौन सा सक्रिय है? कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना इटली में यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान में, हालांकि 1700 के बाद इसमें इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि फ्यूजियामा भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कुल मिला के 1 2 3 3 जो है वो सक्रिय, आंसर हो जाएगा 2 3 और 4 सक्रिय ज्वालामुखी। और कोटोपैक्सी याद रखिएगा सबसे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छा बोर्ड के सामने है, अच्छा इधर आ जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा इसमें 2 3 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? हम लोग जानते हैं, हालांकि इसमें इंग्लिश में दिया है कि लिखता है सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके ऊपर होता है उष्म मंडल, और इसी को कहते हैं आयन मंडल, और इसके ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल के विभिन्न परतें होती हैं, इनको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो जो सौर विकिरण होता है वो लघु विकिरण, लघु तरंगों के रूप में होता है। पृथ्वी का वायुमंडल को, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको गर्म करने में इसकी भूमिका कम होती है। दूसरा है कि जो सौर विकिरण परावर्तित हो जाता है बादलों से या हिमखंडों से, तो उसमें भी उसको भी गर्म करने की इसकी भूमिका बहुत कम होती है। तो ये दोनों नहीं होगा। अब जो पृथ्वी से जो विकिरण होता है, जो सूर्य से आया प्राप्त, और पृथ्वी जो विकिरण करेगा जो बाहर से प्राप्त हुआ, इससे नहीं होता है गर्म। लेकिन पृथ्वी जो अपना जो रिफ्लेक्ट करता है, वो बादल क्या करते हैं, चारों तरफ से इसका वायुमंडल इसको ऑब्जर्व करता है। तो जो पार्थिव विकिरण होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, इसलिए कहेंगे कि वायुमंडल इसी के द्वारा मुख्य रूप से गर्म होता है। तो मंडल को छोड़कर सबको बताया, ठीक है इसका, हाँ ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट है हॉर्स अक्षांश, इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अश्व अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? ध्रुवीय उच्च दाब, विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब। तो देखिए, हम इस दाब और ताप कटिबंध जब देखेंगे तो यहां पर जो होता है, जो विषुवत रेखा के निकट होता है, वहां होता है निम्न दाब। ठीक है, उसके बाद एक जोन होता है उच्च दाब, उच्च दाब, फिर एक और होता है निम्न दाब, निम्न दाब, और जो एकदम पोलर में होता है वहां पर होता है उच्च दाब।
ठीक है, तो कुल मिला के 7 कटिबंध होते हैं पृथ्वी पर। और ये पूछ रहा है कि हॉर्स अक्षांश किसको कहते हैं। तो ये जो आपका 45 डिग्री के आसपास जो उच्च दाब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कारण क्या होता है, इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहते हैं, उत्तर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब। इसका कारण इसलिए होगा कि जब नावें चलती थी प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जो नावों पर लदे होते थे घोड़े, और उन घोड़ों को इस उच्च दाब के क्षेत्र में हवाएं रुकी हुई प्रतीत होती थी, तो उन घोड़ों को उतार दिया जाता था या फेंक दिया जाता था समुद्र में। इसी कारण से इस अक्षांश का नाम ही पड़ गया हॉर्स अक्षांश। ठीक है, 45 डिग्री के आसपास। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते। एकदम सही जवाब सवाल है। जितने भी महासागर हैं, मान लिया कि आप प्रशांत महासागर लेते हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर का इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। व्यापारिक पवनें ऐसे चला करती हैं, तो इनका पश्चिमी खंड जो है पूर्वी खंड की तुलना में अधिक उष्ण होता है। व्यापारिक पवनों का इस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में, यह हो गया आपका यह निम्न लो अक्षांश में या उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में कह रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवनें, माने पछुआ पवनें पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। जो पछुआ पवनें होती हैं उनका प्रभाव ऐसे होता है। अब ये जो उपोष्ण क्षेत्र है, वहां पर पूर्वी खंड जो है, यहां पर उष्णता अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है महासागरों के जल का, और इधर कम होता है। यही कह रहा था। यहां पर कह रहा है कि दोनों कथन जो है दोनों सही है। कौन सा कथन है? दोनों सही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है। जब समझाएंगे इसमें क्या क्यों रहता है गर्म, डिटेल में चलेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता परिणाम है वाष्पीकरण का? नहीं। वाष्पोत्सर्जन का? नहीं। हवा में नमी की उपस्थिति का? एकदम सही। आर्द्रता का मतलब ही होता है कि हवा में नमी कितनी है, किसको रिप्रेजेंट करता है? नमी। नमी ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात अधिकांशतः कहां शुरू होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां प्रश्न पूछ रहा है शीतोष्ण चक्रवात। चक्रवात दो तरह के होते हैं, एक होते हैं उष्ण चक्रवात, ये होता है उष्ण कटिबंध में। दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात, वो होते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। अब देखिए, ये जो उष्ण चक्रवात होते हैं, जिसको हम लोग टाइफून या जो भी नाम जो काफी खतरनाक होता है, और यह अंधड़ पानी और तूफान लाने में इसी का योगदान होता है। लेकिन जो शीतोष्ण चक्रवात होता है, इससे वर्षा होती है लेकिन अंधड़ तूफान नहीं होता है, यह उतना नुकसान नहीं करता है, और यह आता है शीतोष्ण क्षेत्र में। और ज्यादातर देखिए हिंद महासागर में इसका प्रभाव कम दिखेगा, यहां पर उत्तरी प्रशांत में भी कम दिखता है। सबसे ज्यादा देखिएगा तो इसका प्रभाव दिखेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर को यहां अंध महासागर लिखा है,
इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? मंडल से लगातार ऊपर के लिए एक ट्रिक है, और हाँ ट्रिक तो है, सब ट्रिक भी याद करते हैं लोग। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का मिलान करना है, कौन सही है कौन गलत है। अब देखिए, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है आप लोग पढ़े होंगे, उसको कुछ अक्षरों से दर्शाया जाता है। उसमें जो जो अक्षर बताए जाते हैं, जैसे ए बताता है उष्ण कटिबंध के क्षेत्र को, उष्ण क्षेत्र को, ठीक है। उसी तरह बी बताता है शुष्क क्षेत्र को, सी बताता है शीतोष्ण क्षेत्र को, डी बताता है शीतोष्ण शीत शीतोष्ण को, ई बताता है ऊंचाई को। अलग अलग चीज से अलग अलग। उसी तरह एफ अगर है तो एफ का मतलब है सालों भर वर्षा, ठीक है। एस का मतलब है जाड़े में वर्षा, ठीक है। अब यहां डब्लू, जो डब्लू है तो वार्म, वार्म का मतलब गर्म। के का मतलब है तो हल्का, ये के टर्शियरी थर्ड सेंस में आता है, तो वार्म बी डब्लू ये डिजर्ट को बताता है। अब इस आधार पे क्या करते हैं, जितना भी जलवायु वर्गीकरण किया गया है, 16 वर्गीकरण किया गया है कोपेन द्वारा, तो उन वर्गीकरण को यहां मिलाना है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो ये सीधे आ जाएगा एफ। फिर कह रहा है मध्य अक्षांश मरुस्थल, तो बी वाला आ जाएगा। फिर कह रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जाड़े में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और फिर आर्द्र महाद्वीपीय, तो डी एफ हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, ठीक है, बी का 4, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कोपेन का वर्गीकरण कई एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पृथ्वी ग्रह पर देखिएगा, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल, अलवण का मतलब साफ जल, स्वच्छ जल, पीने लायक जल, अलवण जल, बर्फ छत्रक, ठीक है, जहां बर्फ है वहां, और हिमनदी के रूप में रहता है। बढ़िया बात है। फिर पूछ रहा है कि शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहां पाया जाता है। यहां पर कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, ठीक है। भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, तीनों ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महासागरीय नित्तल। नित्तल किसको कहते हैं, जो महासागर का बेस होता है। महासागरीय नित्तल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। तो गर्त तो बहुत छोटे पार्ट में होता है, गर्त जहां महासागरीय गर्त जैसे मेरियाना ट्रेंच है, ये बहुत छोटे पार्ट में होता है। महासागरीय ढाल, ढाल भी बहुत छोटे पार्ट में होता है। अगर महासागरों की संरचना देखिएगा अंदर में, तो जिस तरह पृथ्वी पर पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं, उसी तरह यहां पर भी पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं नित्तल मैदान, जो बीच में पाया जाता है, इसको कहते हैं ढाल, ठीक है। और यहीं पर रहता है गर्त भी। ये सब तो बहुत कम क्षेत्र में पाए जाते हैं। लगभग 75% भाग पर, महासागरों के 75% भाग पर गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं, नित्तल मैदान, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे जब महासागरीय उच्चावच पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
यदि किसी महासागर का पादप पलवक, पादप देखिए पलवक होता है, प्लैंकटन कहते हैं इसको। प्लैंकटन दो तरह का होता है, एक फाइटो होता है, इसको ऐसे कहिए पादप, पादप पलवक कहते हैं इसको, और एक कहलाता है जंतु पलवक, जंतु पलवक। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं या मछलियां, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो इन्हीं पादप और जंतु पलवक को खाती हैं। तो कह रहा है कि यदि महासागर में पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कार्बन के बहुत बड़े क्या कहते हैं, एक भंडार भी है, और दूसरा मछलियां इनको खाती हैं। तो पहला होगा कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। ये वाला जो है ये उतना ठीक नहीं, जल घनत्व के लिए बहुत सारी चीजें और भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें एक और दो सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आई बात? दिखाई दे रहा है सबको? चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ ग्रेट बैरियर रीफ किसको कहते हैं? प्रवाल होते हैं, प्रवाल भित्ति। अब ये जो प्रवाल भित्ति होते हैं वो किसी चबूतरे पर एक साथ जब एक प्रकार के छोटे छोटे सैल चूना प्रधान जीव होता है। चूना प्रधान जीव का मतलब होता है पॉलिप जीव, पॉलिप जीव जो कड़ा आवरण बनाते हैं, अपने चारों ओर चूने का खोल बनाते हैं। अब ये प्रवाल भित्ति किसी चबूतरे पर लंबे समय तक जमा होते रहते हैं, ठीक है। अब यही आगे चल के जब इस सतह से ऊपर आ जाता है तो ये सतह पर कहीं कहीं तो द्वीप बन जाता है, जैसे हमारे यहां लक्षद्वीप है। अब यही प्रवाल एक और प्रवाल बनता है जो सतह से थोड़ी दूर पर दिखाई देता है, इसको कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति, और इसको कहते हैं प्रवाल भित्ति। तो यहां पर एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है, कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया के दाईं ओर संसार का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है प्रवालों का, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी प्रांत है क्वींसलैंड, वहां पर स्थित है। तो न्यूजीलैंड नहीं होगा, फिनलैंड नहीं होगा, क्वींसलैंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रवाल भित्ति का एक सबसे सुंदर उदाहरण है। चिली और पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है। शीत धारा का मतलब ठंडी धारा, ठीक है, ठीक है। हाँ सवाल है कि चिली और पेरू के तट के सहारे, इसका नाम है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट, इनका नाम हम्बोल्ट एक विद्वान थे, ज्योग्राफर थे, उन्हीं के नाम पर उस धारा को हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। किनारी धारा एलिनो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम्बोल्ट धारा होगा इसका आंसर। हाँ चलिए देखते हैं इसको। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो यहां पर कह रहा है सूर्य के प्रभाव से। तो सूर्य का प्रभाव है लेकिन उसका मेन कारण नहीं कह सकते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति से, चलिए है इसका, लेकिन मेन कारण इसका नहीं है। अब यहां पर सब कारण जोड़ दिया है, गुरुत्वाकर्षण भी, अभिकेंद्रीय बल भी, अपकेंद्रीय बल भी। तो जो क्या होता है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग तो ठोस के रूप में है और यहां सन है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद जो तरल पदार्थ हैं वो पृथ्वी जब घूमती है, अपने घूर्णन करती है, तो तरल पदार्थ को बाहर की ओर फोर्स करती है। और दूसरा और कि सन आकर्षित भी करता है तरल पदार्थों को। तो तरल पदार्थ में हमारे पास क्या है? महासागरों का जल।
तो महासागरों का जल एक बार अपकेंद्रीय बल के कारण और एक बार गुरुत्वाकर्षण के कारण और एक बार अभी अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है कि महासागरों का जल बाहर की ओर उठ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। तो इसका कारण तीनों हुआ। एक तो हुआ गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में कहा कि जो या तो होगा किसी बड़ी बॉडी के प्रति गुरुत्वाकर्षण, तो सूर्य बहुत बड़ा है और सूर्य के साथ चंद्रमा भी है, और दोनों का अगर सम्मिलित रहेगा तो ज्वार और ज्यादा उठेगा। तो खैर ज्वार भाटा की चीज है। तो यहां से गुरुत्वाकर्षण हो गया, पृथ्वी का अपना अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल, तीनों काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहां देखिए पूछ रहा है कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि, इसको कहते हैं कंटूर बाइंडिंग मेथड। कंटूर बाइंडिंग मेथड क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई पहाड़ी ढाल है इस तरह का, ठीक है, अब इस पहाड़ी ढाल पर हम मेड़ बना दिए, ऐसे मेड़ बनाते गए ताकि पानी जो है एक जगह रुके और इस मेड़ में पानी यहां पे रुके और यहां खेती किया जा सके। तो आप कई पहाड़ों पर देखिएगा कि कंटूर बाइंडिंग किया जाता है, कंटूर बना करके रोका जाता है मेड़ बना करके। तो कह रहा है भू संरक्षण, इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है वो वर्षा जल से बह कर न चली जाए, इसको बचाने के लिए भी कंटूर बाइंडिंग किया जाता है। तो इसका आंसर का क्या कह रहा है, आंसर ऑप्शन है प्रबल वन क्रिया के अधीन मरु उपरांत। तो नहीं होगा, इसका मरुस्थल से कोई लेना देना नहीं है। नदी प्रवाहों के सन्निकट बाढ़ ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, समतल मैदान पर ही होता ही नहीं है। तीसरा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं होगा इसका आंसर, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है। किन देश में? तो मालदीव में नहीं है, नेपाल में तो नहीं है, यहां तो हमेशा दिक्कत ही रहता है। भूटान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। यहां संविधान का प्रावधान कर दिया गया है कि आपको 70% पर वन रखना ही है। इसलिए भूटान, अब देखिएगा आजकल खुशहाली पे बहुत ज्यादा जोर देता है और पर्यावरण पे। देखिए पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान, जो चौड़े चौड़े वृक्ष वाले जो घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? इस सेलिया लिखा है, इस सेलवा होता है, तो ये सेलवा नहीं होगा, हालांकि पंपास और प्रेरी। तो पंपास वहां पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। ठीक है, सेलवा घने वन को कहते हैं। अब प्रेरी जो है उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं। एक सेलवा जो हो गया दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है लेकिन घने वन को कहते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के घास भूमि को कहते हैं, और प्रेरी कहते हैं उत्तर अमेरिका के घास भूमि को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कह रहा है कि नकदी और खाद दोनों सस्यों का मतलब फसल की साथ साथ खेती, नहीं, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है दो से अधिक सस्यों का एक साथ खेत में उगाना, यह भी नहीं होगा। यहां कह रहा है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, सस्य का मतलब फसल, तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए ऑस्ट्रेलिया में दो बड़ा फेमस है
खनन के लिए जगह, एक कुलगारली और कालगुरली। कुल गार्डी या गार्ली कहीं पे लिखता है, एक कालगुरडी, दो जगह है, ठीक है। और ये जो दोनों जगह है इसमें तो दे दिया ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स जो है नीचे है, नॉर्दर्न टेरिटरी ऊपर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, पश्चिमी भाग, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यह खनन की क्रिया होती है। कुलगारली और कारगुरली फेमस है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। बुधवार से आप लोग का बैच स्टार्ट होगा प्रॉपर वे में, उसको करना है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, देखिए यहां पे क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हाँ, पेट्रोलियम का सबसे, देखिए पेट्रोलियम का भंडार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक भंडार अगर किसी देश के पास है तो वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला, अब वेनेजुएला में एक झील है मराकाइबो, मराकाइबो झील, और यहां जो है विश्व दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है इस झील के इर्द गिर्द, और सबसे बड़ा भंडार भी है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। लेकिन यहां पर क्या है, सवाल का थोड़ा ट्विस्ट क्या है कि यहां पर इन देशों में बताना है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। यहां पर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि यहां पर जो देश दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा भंडार क्या है। अगर पूछेगा विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहां है, और यहां अगर दिया रहता वेनेजुएला तो वेनेजुएला इसका आंसर होता। लेकिन यहां चूंकि दिए हुए उसमें वेनेजुएला नहीं है, तो दूसरा नंबर पे आता है सऊदी अरब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा भंडार जो है वेनेजुएला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है? फोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है? क्या मारे हैं आप लोग? सी, ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है फोर्ट डायमंड, ठीक है। हाँ, यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब सही सुमेलित कौन सा है, देखिए हेमाइट जो है ये जनजाति है जो पाया जाता है उत्तरी अफ्रीका में, और युगांडा जो देश है वो नीचे है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेमाइट भी जो जनजाति है ये पाया जाता है उत्तरी अफ्रीका में, लेकिन यहां मलेशिया दे दिया है, तो ये भी नहीं है। वो बुशमैन जो है वो कालाहारी और नाबीब डिजर्ट में पाया जाता है, और वहां पर देश है बोत्सवाना, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बुशमैन, बुशमैन जो होते हैं जनजाति वो कालाहारी और नाबीब मरुस्थल में पाए जाते हैं, और वहां पर वो चींटी खाने का भी फेमस है, उनके बारे में कहा जाता है कि चींटी को चावल की तरह खाते हैं। ये हो जाएगा आपका बोत्सवाना, सी आंसर। 101वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। देखिए डिमोग्राफिक जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में पॉपुलेशन आता है, डेंसिटी आता है, लिटरेसी आता है, ग्रोथ रेट आता है, सेक्स रेशियो आता है, बर्थ रेट आता है, डेथ रेट आता है। तो जब कहेंगे यहां पर डेंसिटी भी आ गया, यहां पर रहन सहन का स्तर आ गया, लिंगानुपात सेक्स रेशियो आ गया, रहन सहन का स्तर जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं होता है, तो बी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ये सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग क्या बनाए हैं? कमेंट करिए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इजराइल में जाइएगा तो इजराइल में लगभग 93% आपको मिलेगा नगरीकरण। कतर में भी अगर जाते हैं तो आपको वहां भी 94-95% है। लेकिन अगर कुवैत में जाते हैं तो वहां 100% है। ठीक है, 100% है कुवैत में। तो सबसे ज्यादा नगरीकृत देश जो है, अभी लगातार है कुवैत में 100% नगरीकरण लगातार डाटा में आता है। इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एकदम मैप से क्वेश्चन है। पालकस झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो ये एक्चुअली में आता है कजाकिस्तान में। मैप में देखिएगा तो आपको कजाकिस्तान में बालकस झील दिखेगा। ठीक है, हाँ, वही क्वेश्चन है, दोबारा पूछ दिया। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो बोत्सवाना में था, हम लोग देखे थे, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, नामीबिया और नामीब डिजर्ट और बोत्सवाना में कालाहारी डिजर्ट। तो ये दोनों हो जाएगा आपको जहां कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। जाम्बिया में नहीं है कालाहारी, जाम्बिया में नहीं मिलता है, और जायरे में भी नहीं है। जायरे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आ जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया। माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस मिलता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जर्मनी में, फ्रांस में नहीं है, स्विट्जरलैंड में। ये मैपिंग का काम हो गया, देखना पड़ेगा। मैप देखिएगा तो याद कर हो जाएगा। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, बहुत बढ़िया सवाल है, गौर से इसको देखिएगा, क्या है सबसे ज्यादा मछली, जो मछली मारने वाला जो केंद्र है, कहां पाया जाता है? तो कह रहा है कोष्ण। कोष्ण का मतलब उष्ण। कोष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। तो वायुमंडलीय धाराएं मिलने से मछली का क्या संबंध है? धारा अगर हवा मिल रहा है तो उससे क्या संबंध है? ये नहीं होगा। नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करते, इससे समुद्री मछली को क्या फायदा है? कोई इसका भी नहीं होगा। समुद्री मछली को फायदा मिलेगा जहां कोष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलेंगी, जैसे आप इधर से जाता है गल्फ स्ट्रीम धारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, और नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर जाकर के ये ऊपर से ठंडी धारा आती है, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा ये ठंडी धारा है, और दोनों यहां पर मिलता है नावा स्कोशिया के पास। और जब यहां पर मिलता है ठंडा और गर्म जलधारा आपस में, तो भाप बनता है खूब। ठीक है, और भाप बनता है तो यहां पर बहुत ज्यादा प्लैंकटन पाए जाते हैं, प्लैंकटन मिलते हैं। प्लैंकटन बताए थे पलवक, और इन पलवकों के होने के कारण मछलियां भी बहुत ज्यादा यहां पाई जाती हैं। मछली वहीं रहेगा ना जहां उसको खाना मिलेगा, तो खाना जहां मिल रहा है वहीं पे वो भी बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये मत्स्य आखेटन के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए फिर आ गया जल संधि वाला। जल संधि मिलाना है। अब देखिए, जिब्राल्टर जल संधि ये मिलाता है आपको अफ्रीका और यूरोप। मलक्का जल संधि, ये जल संधि आपको याद रखना पड़ेगा, इंडोनेशिया और मलेशिया। बेरिंग जल संधि यह है आपको एशिया और उत्तर अमेरिका। और हॉर्मुज मिलेगा आपको
फारस और ओमान की खाड़ी के बीच। तो ए हो गया आपका 3, ठीक है, बी हो गया 1, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82.5 डिग्री, यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न कहते हैं 12 बज रहा है दोपहर, तो 12 बजे दोपहर, ठीक है, और 12 बज रहा है यहां पर, 12 बज रहा है कहां पर 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितना बज रहा है 12 बज रहा है। तो कह रहा है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। 120 डिग्री हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री पर एक क्या 360 डिग्री में घूम जाती है, तो 1 डिग्री 4 मिनट पर होता है, अब 15 डिग्री 1 घंटे पर, तो यहां कह रहा है हम लोग 82 डिग्री पर हैं और यह जो है 120 डिग्री पर है। कहां से, तो एकदम ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग हैं 82.5 डिग्री पर। आप पूछ रहा है कितना 120 डिग्री ईस्ट पर, ठीक है, तो कितना का अंतर हो जाएगा, हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं और यहाँ पर 2 घंटा और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 12, 2 2:30 बज जाएगा, तो हो जाएगा 14.3, 2.5 घंटा आगे, आंसर हो जाएगा 14:30, क्योंकि 5.5 घंटा तो हम लोग हैं 82.5 डिग्री पर और 20.5 डिग्री पर 2 घंटा आगे हो जाएगा समय, आंसर हो जाएगा बी। तो 9, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो उच्चावच दिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कैंटूर लाइन, क्योंकि किसी भी चीज की ऊंचाई दिखानी है, मान लिया कि ये जगह है और मान लिया ये जगह 500 मीटर ऊंचा है, ये जगह 700 मीटर ऊंचा है, मान लिया 1000 मीटर ऊंचा है, तो हम लोग सबसे बढ़िया ऊंचाई दिखाने के लिए एक समान ऊंचाई वाली रेखा को मिलाने को कहते हैं समोच्च रेखा। तो उच्चावच दिखाने के लिए सबसे बढ़िया जो मेथड है वो समोच्च रेखा मेथड है। यहां रेखा पूछ दिया, लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैगी नॉट रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच है, ठीक है, डूरंड लाइन बांग्लादेश और भारत के नहीं, डूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो यहां हो जाएगा आंसर ये सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अब बहुत लोग जो होते हैं उनको नहीं पता रहता है कि हमारा जो चट्टानों का वर्गीकरण किया हुआ है उसमें सबसे प्राचीन चट्टान है आर्कियन, फिर है धारवाड़, फिर है कुडप्पा, फिर है विंध्यन, फिर है गोंडवाना, फिर है दक्कन, ठीक है। ये पुराना, सबसे पुराना ये आर्कियन चट्टान है और सबसे लास्ट में आपको आता है दक्कन के बाद टर्सियरी और तब आता है क्वार्टरनरी। तो क्वार्टरनरी सबसे नया चट्टान, और ये जो है आर्कियन चट्टान के बाद जो चट्टान आता है वो आता है धारवाड़। तो धारवाड़ जो है उसका कुछ अवशेष हमको मिलता है थोड़ा सा मुंगेर में, ठीक है, और जमुई जिला, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार पर हमको आर्कियन का भी अवशेष मिलता है, धारवाड़ का भी मिलता है, कुडप्पा का भी मिलता है, और वहीं पर क्योंकि जुड़ा हुआ है मुंगेर और जमुई छोटा नागपुर से,
तो यहाँ पर इन दोनों में हमको धारवाड़ की संरचना दिखाई पड़ती है, जबकि यहाँ जो है रोहतास में, यहाँ पर आपको विंध्यन श्रृंखला दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो रोहतास इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ विंध्यन सीरीज की चट्टानें पाई जाती हैं। नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, कुमायूं का भाग है, नेपाल का भाग है, पूर्व में से कोई नहीं। देखिए हिमालय का संरचना है इसे, तो ये वाला भाग जो पश्चिमी भाग है इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय, के भाग कहलाता है उत्तराखंड, और इथी में कुमायूं हिमालय, नेपाल में नेपाल हिमालय, और इसका इधर कहलाता है असम हिमालय। तो कुमैया जो है नंदा देवी है वो आ जाता है आपको कुमायूं, यहाँ पर स्थित है, क्या आ जाता है कुमायूं हिमालय का भाग। ठीक है, ये देखिएगा मैप तो उसमें मिल जाएगा आपको। नदियों के द्वारा बांट दिया गया है इसको, में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? माना हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, टीफू लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, तो इसमें है आपको माना हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, तो है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, नीति ला है। इसको ला कहते हैं, नीति ला, ला का मतलब होता है दर्रा, नीति दर्रा नहीं कहते हैं उसको, नीति ला कहते हैं। कई सारे दर्रे हैं जो आपको मिलेगा, जैसे कश्मीर में आपको मिलेगा बुर्जिल, जोजिला, फिर सिपकीला, बारालाचाला, आगला, नीतीला, ला सब में लिखते, टिपुलेखला, एक दर्रा, एक सीरीज में अब उधर से इधर बुर्जिल जोजिल, यहाँ रोहतांग भी है एक दर्रा, रोहतांग, फिर नाथुला है सिक्किम में मिलेगा, फिर जेलेपला है, अब फिर बोमडीला है। ये पड़ता है नीतीला जो है, ये पड़ता है आपको उत्तराखंड में, क्या आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या आंसर मारे इसमें? रोहतांग दर्रा जिससे सुरंग बनाया गया अभी, वो भी सही है हिमाचल प्रदेश। केला जो है वो उत्तराखंड में, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, दक्षिण माने साउथ में कौन सा है और नॉर्थ में कौन सा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो इनमें सबसे दक्षिण में जो है सतमाला पहाड़ियां हैं, अथी में महाराष्ट्र में सतमाला की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां बिहार में, कैमूर से थोड़ा सा ऊपर में आपको मिलेगा नागा पहाड़ी,
अब सबसे उत्तर में आपको मिलेगा कीर पंजाल। कीर पंजाल सबसे उत्तर में। तो पहला नंबर पे आ जाएगा आपको 1, दूसरा नंबर पे आ जाएगा 2, तीसरा नंबर पे आ जाएगा नागा 4, 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3। ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों से बन पाएगा कि जो जानते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ये थोड़ा लोकेशन वाला है, आपको लोकेशन पर या मैप पर काम करना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अत्यधिक पुराना है। बहुत बढ़िया सवाल है। भूतात्विक स्थिति में कौन सा सबसे पुराना है। रोहतास पठार जो है ये विंध्यन श्रृंखला विंध्यन काल का है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां तो टर्शियरी युग की हैं, कम नहीं है। जो खड़गपुर पहाड़ी है ये सबसे पुराना है, क्योंकि यहाँ छोटा नागपुर पहाड़ी का एक भाग है खड़गपुर पहाड़ी जो मिलती है। सबसे पुराना जो है इसका ये आंसर हो जाएगा भूतात्विक दृष्टि से, जहाँ आर्कियन युग से लेकर के हर तरह की चट्टानें पाई जाते हैं प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूहों का अंग नहीं है। तो देखिए लक्षद्वीप जो है वो अमीन दीवी, कवरित्ती और अगाथी इन सब का एक समूह है 32 द्वीपों का। इसमें तीलन चोंग नाम का कोई द्वीप नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित नदियों में से चला मैंने इसमें हेलो, आवाज आ रही है क्या। बीच में आवाज लगता है गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक जमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जमुना जब निकलती है यमुनोत्री से तो इसमें से एक नदी आके मिलती है चंबल, बेतवा, चंबल, केन और लास्ट में यहां सोन। तो बेतवा एक चंबल की जमुना की सहायक नदी चंबल हो गया, बेतवा हो गया। रामगंगा जो नदी है वो जाकर गंगा से ये जाकर गंगा से में मिलती है और यह गंगा की सहायक नदी है, जमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रामगंगा। ठीक है, ये जमुना की सहायक नदी नहीं है। फिर पूछा सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहां पर क्या कर रहा है कि नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ रहा है। इसमें क्या आंसर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें गोदावरी का एक बहुत बड़ा सहायक नदी है पेनगंगा, पेनगंगा ये इसकी सहायक नदी है। फिर आप देखिएगा दामोदर नदी का, ये महानदी का एक बहुत सहायक नदी है बराकर नदी।
कावेरी नदी का है भवानी और महानदी का है शिवनाथ। इसको अगर मिलाते हैं तो ये हो जाता है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इसका आंसर हो जाएगा बी। पेनगंगा वेनगंगा काफी मशहूर नदी है गोदावरी की। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? देखिए ध्यान में रखिएगा, बिहार के मैप को अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो आपको कुंड वगैरह जो मिलेंगे या गर्म जल के स्रोत या झरना, वो आपको दक्षिणी बिहार में मिलेंगे। और अधिकांश जो कुंड है या जलप्रपात है वो आपको रोहतास सासाराम जिला में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी जो है तेलहड़ कुंड वो सासाराम में स्थित है। नवादा में भी है एक कौआ कोल, और कैमूर में भी आपको मिलता है। कई 5-7 जलप्रपात हैं जो बिहार में फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। ठीक है, जिसका कारण है समुद्र स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि ये समुद्र, ये भारत है और भारत का हो गया कि स्थल हो गया यहाँ पे और यहाँ समुद्र हो गया, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा उसका अलग होगा और स्थल पे टेम्परेचर अलग होगा। सूर्य की किरणें पड़ेगी तो स्थल ज्यादा गर्म होगा और ये समुद्र की स्थल की तुलना में कम गर्म होगा। यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। तो ये कह रहा है कि स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है, दूसरा कह रहा है मध्य एशिया की ठंडी हवा, इससे कोई लेना देना नहीं है मानसून का। फिर कह रहा है तापमान की अति एक समानता, ये भी नहीं है, तापमान की एक समानता बिल्कुल नहीं है, यहाँ असमानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ठीक है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब बड़ा विचित्र सवाल है तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये जो है तीनों, सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा, तीनों राजस्थान के जिले हैं। अब राजस्थान के जिले में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? तो वहीं मिलेगा जो स्थान ऊंचा पर हो, ऊंचाई पर हो। तो यह जो सिरोही जिला है, यहां पर अरावली का सबसे ऊंचा पार्ट मिलता है। ठीक है, सिरोही में, और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई यही मिलती है। तो यहां पर कुछ मात्रा में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जबकि उदयपुर नीचे पड़ता है, बांसवाड़ा ऊपर पड़ता है, जो अरावली के निम्न भूमि में आते हैं। तो यहां पर आपको पर्णपाती वन मिलते हैं और यहां पर हमको मिलते हैं उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, चलिए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? देखिए, इसको थोड़ा हिंदी इसका कठिन है, इसको कहते हैं स्वयं जुताई के गुण वाली मिट्टी। वैसी मिट्टी जिसमें स्वयं जुताई के गुण हो, तो वैसी मिट्टी एक ही होती है, वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जब वर्षा या सिंचाई की जाती है तो ये काफी चिकनी मिट्टी होती है। तो चिकनी मिट्टी, और इसमें चिकनी मिट्टी होने के कारण बहुत ज्यादा जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें स्वयं जुताई के गुण पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी को जोतना पड़ता है, जलोढ़ मिट्टी है उपजाऊ, वो भी लेटराइट मिट्टी भी है, लेकिन ये कपास की काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो क्या है भाई? एक तो चाहिए इसको 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा, नहीं अगर खेत जो है वो नहीं, अगर पानी भरा रहेगा तो सूख जाएगा, नहीं होगा। और 25 डिग्री से ऊपर तापमान, ठीक है। फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, कम तापमान, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ज्यादा इसलिए इसको देखिएगा, मानसून काल में चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उत्पाद है, ठीक है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकलने वाली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। 3 वाक्य हैं। तो सोरा एक उत्पाद है, ठीक है, चीनी से निकलता है। और जो गन्ने की खोई होती है उसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, यह भी बात सही है। तीसरा जो सवाल कह रहा है कि केवल गन्ने से ही चीनी प्राप्त की जाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, चुकंदर से भी चीनी प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। हरिके बैराज नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो देखिए, सतलज नदी यहां पर ऐसे कश्मीर है, ऐसे नहीं, तो देखिए नदी को देखते हैं हम लोग। सतलज नदी निकलती है और निकल के कश्मीर में प्रवेश करती है, ठीक है। और ब्यास नदी आ रही होती है और वो आकर सतलज नदी में मिल जाती है। जहां सतलज और ब्यास मिलती है वहीं पे बनाया गया है हरिके बैराज, ठीक है। और इस हरिके बैराज से निकाला गया है, इसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। और ये इंदिरा गांधी नहर जो है वो पूरे राजस्थान में सिंचाई करती है। आज इसी नहर के कारण राजस्थान के गंगानगर जिले, हनुमाननगर जिले, इन जिलों में अच्छी खासी खेती हो रही है। तो हरिके बैराज स्थित है सतलज और ब्यास के संगम पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है सूची मिलाने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन कौन सा है? जैसे पूछ रहा है कि तिलैया बांध, तो तिलैया याद करने वाला चीज है। तिलैया बांध जो है वो आपको बराकर नदी पर है। और उसके बाद पूछ रहा है कि बी कौन सा? पंचेत हिल बांध। पंचेत हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर का ही एक सहायक नदी है बराकर नदी, और बराकर नदी पर तिलैया बांध है, और दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, तो ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर बनाया गया है। अमाता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, ठीक है। यही इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किया। चलिए अब देखिए, खनिज तेल कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? तो हम लोग जानते हैं गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र, वहां से तेल का उत्पादन हो रहा है तेजी से। उसके बाद देखिए सोना कहाँ मिल रहा है? कर्नाटक में सोना मिलता है।
ठीक है, कर्नाटक में सोना मिलता है। जिप्सम जो है वो राजस्थान में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और बॉक्साइट तो भंडार है उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3, बी का 4। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सवाल है कि परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र, ध्यान दीजिएगा, भारी जल संयंत्र, भारी जल जो है वो आपको इस्तेमाल किया जाता है, नाभिकीय जो प्रक्रिया होती है उसको धीमा करने के लिए भी, ठंडा करने के लिए भी कई चीज में यूज किया जाता है। पहला कि किस स्थान पर नहीं है। अब ये जो जल संयंत्र है इसलिए इसका निर्माण करते हैं ताकि हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो ये जो है आपको हजीरा में इसका बहुत बड़ा केंद्र है, थाल में भी बहुत बड़ा केंद्र है। यह हजीरा गुजरात में है और थाल जो है महाराष्ट्र में है। यहां दोनों जगह जो है भारी जल संयंत्र है। कालपक्कम में परमाणु बिजली घर है, परमाणु भारी जल संयंत्र नहीं है। ठीक है, तो किस स्थान पर नहीं है, कालपक्कम होगा आंसर, क्योंकि कालपक्कम में एनर्जी सेंटर है, वहां भारी जल संयंत्र का सेंटर नहीं है। सेंटर है हजीरा गुजरात में, और थाल जो है ये महाराष्ट्र में। ये दोनों स्थान पर है इसका संयंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए, कालपक्कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये तो बता सकते हैं कहां पर है। उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर नहीं, ये कोलकाता है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, इसका आंसर हो जाएगा ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी है। तो देखिए, भारत में या मध्य प्रदेश में तो है ही, भारत में सबसे ज्यादा है भील, सबसे बड़ी आबादी। फिर मुंडा, संथाल इसके बाद आते हैं, तो भील जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डिंडीगुल नाम है केरल में एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में त्योहार का। तो पक्षी विहार का भी नाम है एक, लेकिन मेन इस शहर के नाम पर है। तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है डिंडीगुल, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। समुद्री वातावरण में प्रमुख मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है सबसे, वो कौन सा है समुद्री वातावरण में। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि पलवक होता है। अब पलवक को खाती है मछलियां, और छोटी मछलियां को खाती हैं बड़ी मछलियां, बड़ी मछलियां, इस तरह से वहां एक चलता है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा उत्पाद है। समुद्री अतपिंड तो सब लोग थोड़े खाएगा इसको, तो ये नहीं होगा। ये भी सब लोग नहीं खा सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बहुत बड़ा प्राथमिक स्रोत उत्पाद होते हैं। समुद्री अरे इंग्लिश भी रहना चाहिए था साथ में। अपतृण और समुद्री आवर्त बीजी, ये सब जो है सभी जंतुओं के खाने के लिए उत्पाद के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। फाइटोप्लैंक्टन सभी मछलियां खाती हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन चीज रिस्पॉन्सिबल है या उसके प्रभाव है। तो कह रहा है समुद्र जल का बढ़ना, ठीक है, हिम नदी का
पिघलना, ठीक है, बीमारियों का फैलना, ठीक है, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। प्रवाल भित्ति का विरंजन का मतलब होता है कि जो प्रवाल भित्ति होते हैं वो अपने साथ बहुत एलगी को भी रखते हैं। एलगी कहिए और साथ कह सकते हैं, हाँ एलगी को भी साथ में रखते हैं, या लाइकेन भी रहता है इसके साथ। इसके कारण प्रवाल हरा दिखाई पड़ता है। तो अगर पानी का जो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये जो एलगी है इस प्रवाल का साथ छोड़ देगा, और जब प्रवाल का साथ छोड़ देगा तो ये प्रवाल जो हरा दिखाई दे रहा था वो अब उजला दिखाई देगा। इसलिए इसको कहते हैं प्रवाल विरंजन। तो प्रवाल विरंजन की जो प्रक्रिया तब होती है जब ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये खतरे का निशानी है कि वहां ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। ये चारों इसका है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो है वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग का ये है। चलते हैं हम लोग आगे। जैव सुरक्षा का कार्टिजेना प्रोटोकॉल। देखिए बायोडाइवर्सिटी के लिए 2000 में एक लाया गया था कार्टिजेना प्रोटोकॉल। कार्टिजेना प्रोटोकॉल में कहा था कि हम अपने अपने देशों में बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, और ये लागू हुआ था 2003 में। ठीक है, सभी देश कहा कि हाँ ठीक है हम बायोडाइवर्सिटी को रोकेंगे। ये कार्टिजेना प्रोटोकॉल इसी के लिए जाने जाता है। इसके ये आता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन। चलते हैं। प्लास्टिक बैग थैलियां पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है? तो पूछ रहा है जो प्लास्टिक बैग की जो थैलियां हैं ये वजन कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वजन में हल्की होती हैं और उड़ते हुए न्यूसेंस पैदा करती हैं। चलिए ठीक है। इसके उत्पादन में विषाक्त रसायनों का उत्पादन होता है, ये भी ठीक है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए यहां पर पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जुलाई के आरंभ की अपेक्षा जनवरी के आरंभ में पृथ्वी थोड़ी सूर्य के निकट होती है। सही बात है। कैसे? देखिए, जो सूर्य है और जो पृथ्वी है ये एक्चुअली में दीर्घवृत्ताकार इस मार्ग को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार मार्ग। और दीर्घवृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो एक समय आता है जब वह सूर्य के काफी दूर होती है, और एक समय आता है जब वो सूर्य के काफी नजदीक होती है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे अपसौर उपसौर, पेरीहिलियन एपीहिलियन। तो जुलाई का समय जो होता है वो समय, और जनवरी का समय, जनवरी के समय में ये सबसे ज्यादा निकट होती हैं और जुलाई के समय में सबसे ज्यादा दूर होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर नजदीक होता है जनवरी में तो उस समय गर्मी पड़ना चाहिए था। उसका कुछ और विश्लेषण है, क्योंकि केवल सूर्य ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वायुमंडल के भी इसमें भूमिका होती है। तो ये सेंटेंस कह रहा है, इससे जुड़ा हुआ है कि सूर्य से सबसे दूर जब होता है तो वो जुलाई होता है और जनवरी सबसे नजदीक होता है। तो ये सेंटेंस सही है। अब इस सेंटेंस के अनुसार लेते हैं तो उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। इसका कोई ये बात सही नहीं कहलाएगा इस सेंस में। उत्तरी गोलार्ध शीतकाल में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, यह भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि पृथ्वी जो है अपने शेप से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो गर्मी के समय में कर्क रेखा के ठीक सामने होता है और जाड़े के समय में ये मकर रेखा के ठीक सामने होता है। और अगर इस पेरीहिलियन एपीहिलियन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब सूर्य के न तो सबसे दूर होगी और न सबसे नजदीक होगी। इसका ग्रीष्म और शीतकाल से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध सूर्य के चारों ओर घूमने से है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सही नहीं है, कथन सही नहीं है, इसका आंसर ये नहीं होगा। ये पूछ रहा है कथन सही नहीं है, तो एक कथन तो सही है और ये दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। तो मानव की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये अफ्रीका है, और ये अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है वो इसको कहते हैं पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में ही होमोसेपियन जिसको कहते हैं वो अस्तित्व में आए सबसे पहले, और धीरे धीरे वहां का वायुमंडल कुछ बदला, घास भूमि की कमी हो गई, वृक्ष कम होने लगे, तो यहां से लोगों का माइग्रेशन शुरू हो गया, सब जगह स्प्रेड होने लगे। तो जो उत्पत्ति केंद्र है वो अफ्रीका के रिफ्ट वैली में, यही यहीं पे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो मानव की उत्पत्ति केंद्र आपको मिलेगा पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, ग्रहाणु संकल्पना किनके द्वारा दी गई। देखिए मोल्टन ने जो दिया था वो सिद्धांत तो गैसियस वो नहीं चला, चैम्बरलिन ने दिया था ग्रहाणु संकल्पना, कांट दिए थे गैसीय परिकल्पना। ठीक है, कांट का था गैसीय परिकल्पना, यही दिए थे ग्रहाणु संकल्पना पीसी चैम्बरलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा तो मोल्टन भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही ये ग्रहाणु मिल के दिए थे 1 और 2। कांट दिए थे गैसीय परिकल्पना और ये दोनों मिलके दिए थे ग्रहाणु संकल्पना, चैम्बरलिन और मोल्टन। ऐसे मोल्टन और चैम्बरलिन दोनों बताया जाता है, चैम्बरलिन उनको सुधार किए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इनमें से जितना सिद्धांत है अब उन लोगों को माना नहीं जाता है। 140वां क्वेश्चन है कास्ट स्थलाकृति की विशेषता है। देखिए कास्ट समझिए क्या होता है। एक पत्थर है चूने का, चूना पत्थर, और अगर चूने पत्थर पर वर्षा की बूंदें पड़ेंगी, क्या यह चूना पत्थर नीचे जमीन के नीचे है और नदी के संपर्क में आए या भूमिगत जल के संपर्क में आए, तो देखते होंगे आप लोग कि चूना अगर डाला जाए पानी के संपर्क में आता है तो चूना जो है गलने लगता है, तो गलने लगता है, खदकने लगता है, खदकने लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं उसको, इसमें कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं। उनमें लैपिज हो गया, डोलाइन हो गया, क्यूबाला हो गया, सिंकहोल हो गया, गुफा हो गया, कई सारी चीजें इसमें बनती हैं। यहाँ कह रहा ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां इनकी विशेषता नहीं है। रेत के टीले के साथ विशाल रेगिस्तान, ये भी इनकी विशेषता नहीं है। भूमिगत गुफाएं और डोलाएं ये बनता है, क्यों? क्योंकि चूना जो है खदकता है, धीरे धीरे ये गायब होता जाता है और यहाँ पर कई सारी आकृतियां बनती हैं। और ये आकृतियां कई गड्ढे के आकार में भी बन सकता है। जब गड्ढे आकार में बनता है तो डोलाइन कहते हैं। सिंक होल जब छोटे आकार का रहता है तो सिंक होल कहते हैं। और बहुत बड़ा विशाल रहता है तो युवाला कहलाता है, और कई किलोमीटर रहता है तो पोलजे कहलाता है, पोलजे। तो डोलाइन इसकी विशेषता हो गई, ये हो गया इसका आंसर सी। ठीक है, पूछ रहा है कि समुद्री तरंग वेग निम्नलिखित अनुपातों में से किसके द्वारा सही दर्शाया गया है।
समुद्री तरंग वेग निम्नलिखित अनुपातों में से किसके द्वारा दर्शाया गया है? अब देखिए, जो समुद्री तरंगें उठती हैं, ठीक है, तरंगें उठती हैं, इनको कहते हैं तरंग की ऊंचाई। और दो तरंगों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग की लंबाई। तो कह रहा है कि तरंग की जो तरंग वेग होते हैं उन किस सहित प्रदर्शित करते हैं? तो तरंग ऊंचाई का तरंग लंबाई से, तरंग ऊंचाई का तरंग अवधि से, तरंग लंबाई का तरंग अवधि से। अब देखिए क्या होता है, कितना ऊंचा तरंग है, ठीक है, और कितने देर में ये आगे बढ़ रही हैं। जितना देर से ये आगे बढ़ती है उनको कहते हैं अवधि, टाइम। जितने देर से ये आगे बढ़ती हैं तब हम उनको कहते हैं तरंग वेग कितना है। वेग का मतलब दो चीज से संबंध है, एक चीज से तो लंबाई से, और दूसरा उसका टाइम या अवधि से। अवधि बताता है कि कितना वेग है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग की लंबाई और तरंग की अवधि। इसी से पता चलता है कि तरंग वेग कितना है। तरंग वेग में यह ध्यान रखिएगा, जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनमें जो जल का कण होता है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है, लेकिन जो तरंग होता है, तरंग में जल का कण वहीं पे रहता है, जो वेग होता है उसका स्थानांतरण होता है, तरंगों का स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये जो वेग है वो तरंग की लंबाई और तरंग की अवधि से मापी जाती है, देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय वायु परिचालन का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, भूमंडलीय वायु परिचालन, जो ग्लोबल जो सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन, हम लोग देखते हैं व्यापारिक पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं और ध्रुवीय पवनें चलती हैं, पूरे ग्लोब में चल रही हैं। तो ये किस करा कि कौन कौन का प्रमुख कारण नहीं है इसके लिए? तो पृथ्वी के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति, सौर विकिरण के वितरण में असमानता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो सांद्रता का कोई लेना देना नहीं है किसी भी वायु परिचालन में। वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े या घटे, उसका वायु के आगे बढ़ने पीछे हटने से कोई संबंध नहीं है। संबंध इसका है, इसका है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से वायु के परिचालन का कोई संबंध नहीं होता। जलवायु के थॉर्नथवेट वर्गीकरण के निर्धारक कारक क्या है? देखिए, जलवायु का वर्गीकरण दो लोग किए हैं, एक तो किए हैं कोपेन महोदय और एक किए हैं थॉर्नथवेट महोदय। ठीक है, कोपेन का वर्गीकरण है और थॉर्नथवेट का वर्गीकरण है। अब ये वर्गीकरण में कोपेन बहुत सिंपल हिसाब लिए। कोपेन ने कहा कि हम किसी भी स्थान के तापमान को देखते हैं, वर्षा को देखते हैं, वनस्पति को देखते हैं, इसको देख के हम जलवायु का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन थॉर्नथवेट महोदय ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, वर्षा और तापमान से पता नहीं चलेगा। तापमान हो, तापमान की प्रभावशीलता कितनी है वो भी बताना पड़ेगा। वर्षा हो, वर्षण की प्रभाव इफेक्टिवनेस बताना होगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है उसको समझिएगा। अगर कोई क्षेत्र है और यहां बहुत गर्म जलवायु है, ठीक है, बहुत गर्म जलवायु, और यहां वर्षा अगर 50 सेंटीमीटर होती है, इतना गर्म जलवायु में 50 सेंटीमीटर वर्षा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि तुरंत वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश, वहां 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो वो उसके प्रभावशाली है। तो इन्होंने क्या किया था, थॉर्नथवेट ने तापमान की प्रभावशीलता
और वर्षा की प्रभावशीलता दोनों को कैलकुलेट किया था, इसी से निर्धारण, ये हो जाएगा इसका आंसर। निर्धारक कारक में तापमान प्रभावशीलता, वर्षण प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए एक्चुअली में जो गांव होता है या गांव जिसको कहते हैं, उसका डिफिनीशन ही है कि जो लोग कृषि या में काम करते हैं या कृषि कर रहे हैं उनको गांव कर रहे हैं। अगर कृषि या कोई अन्य काम करेंगे तो दूसरा गांव की श्रेणी में आएगा ही नहीं, शहर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि क्या केवल कृषि कार्य ही होता है? तो बहुत पहले तो शिकार भी होता था, जमाव या हंटिंग या गैदरिंग कहते हैं। जमाव का मतलब जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना, जंगल से फल फूल इकट्ठा करना, ये सब जमाव में आता है। और शिकार ये अब नहीं चलता है, अब मुख्य जो है, मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करते हैं। अब आप समझिए किन के बारे में कह रहा है। जैसे हम एक उद्योग लेते हैं, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग क्या करेगा? लोहे की चीजें बनाएगी, लोहे की चादरें, छड़ या अन्य बेसिक या वाहनों के अंग, वाहनों के पार्ट पुर्जे। अब ये जो है चादरें बनेगी, घर बनाने की सामग्री या अन्य घर होगा, छड़ का इस्तेमाल मकान बनाने में होगा, वाहनों के पार्ट पुर्जे से मोटर वाहन उद्योग होगा। तो इसका मतलब है कि लौह इस्पात उद्योग कई अन्य उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है या कच्ची सामग्री दे रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं मूलभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री। जैसे बेसिक इंडस्ट्री में लौह इस्पात उद्योग आ गया, रिफाइनरी आ गया। रिफाइनरी में क्या होता है? एक रिफाइनरी से कोल तार भी निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम, अन्य प्रोडक्ट, मोबिल वगैरह निकलता है, पेट्रोलियम। फिर या इसी से प्लास्टिक या कई रसायन निकलते हैं। तो एक रिफाइनरी के इर्द गिर्द कई अन्य इंडस्ट्री खड़े हो जाते हैं। तो ये सब कहलाएगा मूलभूत उद्योग या बुनियादी उद्योग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र डायनामिक मैप, गतिशील मानचित्र के रूप में जाना जाता है? गतिशील मानचित्र का मतलब होता है कि आप अपने मोबाइल से कोई मैप देखें, ठीक है, गूगल मैप खोलें और गूगल मैप में आप किसी का लोकेशन देखना चाहते हैं तो उसका लोकेशन बता देगा, उसका टाइम बता देगा, जो समय और स्थिति के अनुसार दर्शा देता है, उसको हम लोग डायनेमिक मैप कहते हैं, गतिशील मानचित्र। और गतिशील मानचित्र को हम लोग डॉट मानचित्र में भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया आप देखिएगा खोल के कि कितना इंटरनेट, 5G इंटरनेट दुनिया में कहां कहां प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप देखिएगा कि किन जिन जिन देशों में प्रोवाइड किया है उसको डॉट मानचित्र से दिखा रहा है। आइसोप्लेट का मतलब होता है एक समान तापमान, एक समान जलवायु दिशा या कोई भी एक समान चीज या मौसम दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोप्लेट कहते हैं। प्रवाह नक्शा का मतलब होता है मान लिया कोई मूवमेंट हो रही है, या तो नदी के जल का मूवमेंट या फिर लोगों का मूवमेंट या ट्रैफिक मूवमेंट, उन सब को, तो ये सारे आ जाते हैं आपको डायनामिक मैप में। तो ये सब सारे जाने जाते हैं डायनामिक रूप में। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 147 क्वेश्चन है कि जब ऊपरी हिस्से में पृथ्वी की संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो किस तरह की आपदा आती है? अब देखिए, मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा क्रस्ट है या मेंटल का ऊपरी भाग है, और यहां पर कोई भौगोलिक हलचल हुआ तो यहां केंद्र बनेगा जिसको कहेंगे फोकस।
मान लिया कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल यहां विस्फोट किया, या रेडियो में प्रतिक्रिया हुई, या कोई भू संतुलन या कुछ ये हुआ, तो यहां से एक तरंगे निकलेंगी, भूकंपीय तरंगे। अब वो तरंगे जाएंगी धरती पर, और धरती पर कंपन करते हुए एक तरंगे निकलेगी जिसको कहेंगे एल वेव। ठीक है, ये होगा पी या एस वेव। अब इससे आएगा क्या? भूकंप। तो अगर ये संग्रहित ऊर्जा, पूरा ऊर्जा मैग्मा लावा अंदर में बैठा हुआ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ अंदर में मौजूद है, और उनमें किसी भी तरह का ये हुआ असंतुलन हुआ, तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और बाहर निकलने का जब प्रयास करेगा तो आएगा क्या? भूकंप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण, देखिए भारत का जो पश्चिमी तट है, यहां पर आपको एक रेलवे बिछाया गया है। यहां पर आपको जानते हैं पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के जंगल, और इस जंगलों में बहुत विरोध किया था लोग, उसके बाद भी इस पर कोंकण रेलवे का स्थापना किया गया। ये कोंकण रेलवे जो है जंगलों से होकर गुजरता है, पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट के ये स्थिति में। अब ये चूंकि जंगलों से होकर गुजरता है, तो वहां भूस्खलन, ऊंचा पहाड़ भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो वहां भूस्खलन का भी खतरा बना रहता है। सुनामी भी आने की संभावना है, क्योंकि अगर मान लिया कोई भू संतुलन गड़बड़ हुआ तो एक समुद्र में भूकंप आ सकता है, उससे सुनामी की भी संभावना है। ट्रैक का धंसना भी हो सकता है, ये हो जाएगा, क्योंकि सुनामी की संभावना। तो ट्रैक धंसने का मतलब हो गया कि मान लिया आप पहाड़ पर बनाए हुए हैं, ये रेलवे आप ले जा रहे हैं, तो हो सकता है ट्रैक जो है, अगर कभी कोई हलचल हुई और ट्रैक धंसा, तो ये इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाले किस भाषा परिवार के लोग हैं? तो भाषा परिवार में सबसे ज्यादा जो लोग बोलते हैं वो भारतीय यूरोपीय हैं। ठीक है, इंडो यूरोपीय भाषा। दूसरा स्थान पर है चीनी तिब्बती, नहीं, दूसरा स्थान पर द्रविड़ भाषा है, द्रविड़। और तीसरा स्थान पर है चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यतः भारत यूरोपीय भाषा। लास्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1985 में ही गंगा एक्शन प्लान शुरू कर दिया गया, और अभी तक चल ही रहा था, तो उसका स्वरूप बदल गया। तो ये था आपका जो टेस्ट हुआ उसका आंसर।